जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की। आज हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ को टू वेरीफाई कूलाम्स लॉ एंड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। एंड थर्ड जो हमारा एप्लीकेशन रहेगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज शीट। क्लियर। फर्स्ट एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन रिडक्शन ऑफ कूलाम्स लॉ बाय गॉस लॉ। देखिए, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमने दो लॉ पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ और दूसरे हमने पढ़ा गॉस लॉ। दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडामेंटल लॉ हैं। अगर फंडामेंटल लॉ है दैट मीन्स पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्हीं दो लॉ से गवर्न होता है। इन्हीं दो लॉज को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ सकते हैं। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट भी करते होंगे, तो हम प्रूव करेंगे। गॉस लॉ को यूज़ करके हम कूलाम्स लॉ को प्रूव करेंगे। अब देखिए, अगर आपको कूलाम्स लॉ प्रूव करना है तो कूलाम्स लॉ प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? लेट वी कंसीडर ए चार्ज Q, कैपिटल Q is placed at any point O, and suppose we have to find the force on a charge Q naught that is placed at R distance from this। हमें क्या करना है? एक दूसरा चार्ज Q नॉट या स्मॉल q जहाँ पर कितनी डिस्टेंस पे रखा है? R डिस्टेंस पे रखा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या यूँ कहें कि इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है तो क्या करते हैं? टू अप्लाई गॉस लॉ लेट वी कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r अराउंड दिस। हम क्या करते हैं? हम इस चार्ज को सेंटर मान के स्मॉल q से पास होने वाला एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। और अगर हम इस सरफेस पर बात करें, इस सरफेस का एक हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ये मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट है इस सरफेस का। तो अगर हम इस एलिमेंट के लिए बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि ये चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस सरफेस पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस एलिमेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज का वो क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड। साथ ही साथ अगर हम इस एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर की बात करें तो इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर भी ये होगा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमने r रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है दैट विल पास थ्रू द पॉइंट P एट विच वी हैव टू फाइंड द फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। करते क्या है? अगर हम गॉस लॉ के इसमें अप्लाई करें तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फेरिकल सरफेस कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा इस स्फेरिकल सरफेस से? तो इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर दैट मीन्स इंटीग्रेशन E इंटू ds। कितना एंगल आया? कॉस थीटा होता है, तो ये आया E इंटू ds कॉस 0 डिग्री इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा इससे। सिंपली हमने गॉस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया। E कांस्टेंट टर्म है, बाहर जाएगा। जब E बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds कॉस 0 की वैल्यू 1 का हम मल्टीप्लाई करें ना करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो स्फेरिकल सरफेस का टोटल एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर दैट इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहाँ से E की वैल्यू फाइंड करें तो E की वैल्यू क्या आएगी? 4 पाई r स्क्वायर सेकेंड साइड ट्रांसफर होके जाएगा तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अगर हम इसको स्प्लिट कर लें तो स्प्लिट करने पे ये क्या बनेगा? E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r स्क्वायर।
इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। हमने गॉस लॉ अप्लाई किया, सिंपली देयर इज अ चार्ज q and we have to find the electric field at distance r from this charge. For that we will consider a spherical Gaussian surface of radius r and the charge is at its center. r रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं और चार्ज कहाँ इसके सेंटर पर है। इन दैट केस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ से फाइंड किया तो E इज इक्वल क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इट इज कूलम्स लॉ। बट अगर यहाँ पर नहीं हमको मन करता है तो हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। इफ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, तो हमको ये भी मालूम है कि ये जो आपका E होता है दैट इज इक्वल एफ बाई क्यू नॉट। E इज इक्वल एफ बाई क्यू नॉट। E इज इक्वल एफ बाई क्यू नॉट मीन्स एफ इज इक्वल क्या होता है E इंटू क्यू नॉट। ये टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रखा हुआ है क्यू नॉट। तो अगर एफ इज इक्वल ई इंटू क्यू नॉट हम कर लेते हैं, E की वैल्यू हम ये रखेंगे। जैसे ही हम ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, एफ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज अवर कूलम्स लॉ। क्लियर? हेंस प्रूव्ड। That means we can prove the Coulomb's law by using Gauss law. Clear? सिंपल सा लॉजिक है, बहुत आसानी से। एक चार्ज लीजिए, चार्ज को आप एक पॉइंट पर रख लीजिए, उस चार्ज से अगर r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, या हम यूँ कहें कि r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज q नॉट रखा है जहाँ जिस पर लगने वाला हमको फोर्स फाइंड करना है, देन वी विल अप्लाई गॉस लॉ फॉर इट। क्लियर? गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमको एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, वी विल कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें फाइंड करना था, एंड द गिवन चार्ज इज एट द सेंटर। चार्ज को सेंटर पर मान लीजिए और जितनी डिस्टेंस थी उसी रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस इसके चारों तरफ कंसीडर कर लीजिए। देन हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फॉर एनी क्लोज लूप या क्लोज सरफेस इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने अप्लाई किया, ई डॉट डी एस इज इक्वल क्या होता है, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। थीटा हमने इस एलिमेंट के लिए बात करी तो कितना आया, दोनों पैरेलल आ रहे हैं, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, दैट मीन्स थीटा 0 आ रहा है, कॉस 0। ई कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मीन्स द टोटल एरिया ऑफ सरफेस। टोटल एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। प्लेस कर लिया, ई की वैल्यू आ गई, यही वैल्यू हमने आगे अप्लाई की है, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया, एफ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये तो था डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट और कहें इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, देखिए 2 एप्लीकेशन इस चैप्टर में ऐसे हैं जिनसे लगभग हर बार क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्लियर? हर बार बोर्ड एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए टॉपिक आपको दिया हुआ है, इस टॉपिक की बात करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, उसी की बात करते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर। तो फॉर दिस लेट वी कंसीडर ए वायर, ए चार्ज्ड वायर। हम क्या करते हैं, एक चार्ज्ड वायर कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज ऑफ, ये हमने एक चार्ज्ड वायर कंसीडर कर लिया। क्योंकि ये वायर चार्ज है, सो वी कैन से प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ एंड इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। कितनी है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम मानते हैं लैम्डा, दैट इज इक्वल क्यू बाई एल। इस वायर की हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी मान ली लैम्डा, जिसकी वैल्यू है क्यू बाई एल। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, सपोज वी हैव टू फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये वायर क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हम क्या मानते हैं, हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कहाँ पे, इस वायर से सपोज आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने ले लिया P। ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक, आर डिस्टेंस पर
आर डिस्टेंस पर यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट P पर हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखिए ये पॉइंट P इस वायर के इधर भी हो सकता है, डिस्टेंस पे इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। जैसे ये वायर है, इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, ओवरऑल लेंथ। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो हमको एक ऐसी सरफेस माननी पड़ेगी जिस सरफेस का हर पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस पर रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमने इसके चारों तरफ इस टाइप से मान ली। ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जो इसके चारों तरफ से पास हो रही है, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस इसकी है r। ये सरफेस, इसकी रेडियस है r और इसकी लेंथ कितनी हमने कंसीडर कर ली, सपोज द लेंथ ऑफ दिस सरफेस इज l। क्लियर। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस की अगर हम बात करें तो देखो इस सिलेंड्रिकल सरफेस में क्या है, सिलेंड्रिकल सरफेस में एक्चुअली में 3 फेस होते हैं। 2 प्लेन फेस होते हैं, एक प्लेन फेस ये रहेगा, एक प्लेन फेस उस तरफ रहेगा और एक कर्व्ड फेस होगा। तो अगर हम बात करें फ्लक्स की, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वायर, तो इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी। फील्ड लाइंस निकलने का मतलब है सरफेस से क्या पास होगा, फ्लक्स। और गॉस लॉ हम फ्लक्स के ही बेस पे अप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर से पास होने वाले फ्लक्स की बात करें, कितना फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है फ्लक्स का इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल q by epsilon naught, where q is the net amount of charge that is bounded by the surface। क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्लोज्ड लगा है, दैट मीन्स कंप्लीट सिलेंडर का है। अगर हम चाहे तो हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहला पार्ट इसका क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, एंड दिस इज फॉर कर्व्ड सरफेस। एंड सेकेंड हो सकता है 2 प्लेन सरफेस है, 2 इंटू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर प्लेन। समझ लीजिए कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स प्लस 2 इंटू प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सिंपल सी बात, दोनों का अगर हम ओपन करें तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन E इंटू ds, किसका, कर्व का, और इसमें भी आएगा कॉस, कुछ ना कुछ एंगल आएगा, प्लस इसमें देखें तो इसमें भी क्या आएगा 2 इंटीग्रेशन, ये किसके लिए है, प्लेन सरफेस का है, E इंटू ds, इसमें भी कुछ एंगल आएगा कॉस, दैट में भी इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो ये जो हमने सरफेस ली हुई है, इस सरफेस पर हम 2 एलिमेंट लेते हैं। एक तो हम इस कर्व्ड सरफेस पर लेते हैं एलिमेंट, ठीक है। इस कर्व्ड सरफेस पर जो हमने एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका होगा वो इस टाइप से होगा, डी ई वेक्टर या ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस टाइप से होगा इसका, इट इज ई वेक्टर। और इस सरफेस के लिए अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा डी एस वेक्टर। यानी कि ये दोनों कैसे होगा इस सरफेस पर, पैरेलल, यानी कि थीटा 0 हो गया कर्व सरफेस का। ऐसे ही अगर हम प्लेन पर बात करें तो बेटा देखो प्लेन सरफेस पर अगर आपने एक एलिमेंट ले लिया ये इस टाइप से, तो इस एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा वो तो यही रहेगा ई वेक्टर। एरिया वेक्टर इसका इधर जाएगा। इस कंडीशन में अगर प्लेन सरफेस पर अगर आप एंगल देखते हो तो यहाँ एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। समझ लीजिए कर्व्ड सरफेस पर एंगल आया 0 डिग्री, प्लेन सरफेस पर एंगल आया 90 डिग्री। अगर यही वैल्यूज हम यहाँ पर यूज कर लें तो कॉस कर्व सरफेस पर एंगल है 0 डिग्री, प्लेन पर है 90। अब देखो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, दैट मीन्स ये पूरा कितना 0, कॉस 90 0 होता है। और कॉस 90 0 होता है, इसका मतलब ये वाला स्टेप पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा।
ये पूरा जीरो हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, उसकी बात करते हैं। जो बच रहा है हमारे पास, ई बाहर आ जाएगा इससे, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा ई, इंटीग्रेशन ऑफ ds बचेगा किस सरफेस का, कर्व सरफेस का। इट इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है तो ds इंटू 1 हमने लिखा नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर कर्व्ड सरफेस। अब देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कितना होता है सिलेंडर का, E इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल, इट इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, देखिए 2 पाई आर एल को उधर ले जाइए, क्या होगा, E इज इक्वल 1 अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल बचा, एल को हम किसके साथ ले लेते हैं, क्यू के साथ। अगर हम इसको इसके साथ ले लेते हैं तो देखो क्यू बाई एल हमको क्या मालूम है, इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अगर क्यू बाई एल इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ई इज इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये फार्मूला बन जाएगा इसका। ठीक है, अगर ये फार्मूला बन गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अब यहाँ पर समझो, इसको हम थोड़ा सा और इजी करते हैं। हम इसको और इजी करते हैं, और इजी करने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे करेंगे तो देखो नीचे क्या बन रहा है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट था, या चलो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा से वही क्या है, ये आपका बन रहा है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेटा ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा हो गया, और 2 ये इसके साथ आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जब 2 ये इसके साथ आ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर का तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली ये वाला फार्मूला और ये है सेम, बट फर्क केवल इतना सा है कि अगर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे तो कैलकुलेशंस में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हमने इसको डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर लिया ताकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम डायरेक्टली कितनी रख सकें, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्लियर। कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपसे ये भी बोला जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस ई वर्सेस आर। तो बेटा देखो ई वर्सेस आर ग्राफ अगर आपको इसका बनाना है तो देखो ये मान लीजिए ये आर ये ई वर्सेस आर, देखो ई और आर में क्या है, इनवर्स रेशियो निकल रहा है, तो यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या आएगा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और आपको मालूम है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, क्लियर। दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। तो बड़ा आसान है, आप एक वायर मान लीजिए, वायर के चारों तरफ सिलेंड्रिकल सरफेस, सरफेस में 3 फेस होते हैं, एक कर्व्ड फेस होता है, 2 प्लेन। हम ओवरऑल फ्लक्स की बात करते हैं, ओवरऑल फ्लक्स स्प्लिट कर लिया कर्व में और 2 प्लेन में। प्लेन सरफेस के लिए एंगल 90 डिग्री हो जाता है ई और डी एस के बीच, तो वो 0 हो गया। कर्व सरफेस केवल बचा हुआ है, कर्व सरफेस का फ्लक्स आता है, उसके बेस पर निकल के आता है ई इज इक्वल लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर। समझिए क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है, फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वायर कितना, 9 इंटू 10 टू दी पावर 4
कितनी डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर। लैम्डा कैलकुलेट करना है भाई। 4 सेंटीमीटर का मतलब 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्लियर? करिए सॉल्यूशन इसका। क्या होगा? आपको मालूम है कि E इज इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। E की वैल्यू 9 इंटू 10⁴, इट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर 4 इंटू 10⁻²। 9 से 9 कैंसिल, 2 2 जा 4। क्लियर? 2 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा आप समझिए, 9 10⁻², ये इधर ऊपर आएगा कितना हो जाएगा, -2 ऊपर आएगा प्लस का, तो ये 2 और 9 कितना हुआ 11। ये 2 इधर आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻4 इज इक्वल, इधर कितना बचेगा 10⁻11 इंटू लैम्डा। फाइंड कर लीजिए लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल 10⁻11 शिफ्ट होके इधर आएगा, 10⁻−11 बन जाएगा। तो 4 में से 11 लेस होगा, कितना रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं होगा, चार्ज डेंसिटी है, इट इज कूलाम पर मीटर। क्लियर? सिंपल फॉर्मूला। डायरेक्ट वैल्यू आप रखिए, डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ये आपका नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। चलिए, 2 वायर, एक ये ठीक है। इसकी डेंसिटी प्लस लैम्डा यानी कि इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इसकी डेंसिटी माइनस लैम्डा, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर? आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2r, ये दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं 2r। क्लियर? इन फ्री स्पेस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मिडवे बिटवीन द 2 लाइन चार्जेस। मिडवे, मिडवे का मतलब है सेंटर पे, मिडवे का मतलब सेंटर। ये पॉइंट दिया है हमको A, इस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है। इधर मिडवे का मतलब क्या है, इधर भी बेटा R होगा, इधर भी R होगा। अब एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, इस पॉइंट पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे 2। एक होगा पॉजिटिव चार्ज का इधर की तरफ, ठीक है, प्लस दूसरा होगा निगेटिव का, क्योंकि पॉजिटिव बाहर की तरफ इसको रिपेल करेगा। दूसरा है निगेटिव, निगेटिव इसको क्या करेगा अट्रैक्ट। तो अब इस कंडीशन में देखो यहाँ पर 2, ये आपका R था, यहाँ पर 2 बनेंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसका प्लस लैम्डा के कारण, और दूसरा ये रिपेल करेगा इसको, इधर धकेलेगा इस पॉइंट P को, ये पॉइंट A है इसको। दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ये किसको क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा। नेगेटिव अपनी तरफ खींचता है, पॉजिटिव धकेलता है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा सेम, ये होगा माइनस लैम्डा का। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E ऑफ प्लस लैम्डा प्लस E ऑफ माइनस लैम्डा। और बेटा एक बात याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस के साइन यूज नहीं होते, डायरेक्शन थी तो वो हमको मिल गई। पहले वाले का कितना लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरे वाले का भी लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। करिए तो 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई कैपिटल R एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल होता दिखा, कैंसिल, क्या बचा लैम्डा अपॉन पाई R एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन पाई R एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स आंसर B इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? सिंपल है। 2 प्लेन शीट्स थी, इनके भी 2 प्लेन वायर्स थे,
चाइल्ड वायर्स इनके बीच में हमने मिड वे पे निकाल लिया, डिस्टेंसेज हमको इक्वल मिल गई थी इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड प्लेन शीट। अभी तो हमने वायर की बात की, अब मान लीजिए वायर ना हो के हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फाइंड करना हो? चार्ज्ड प्लेन शीट का। तो प्लेन शीट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम फाइंड करते हैं। लेट वी कंसीडर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हम क्या करते हैं, एक प्लेन शीट कंसीडर करते हैं, दिस इज ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इस टाइप से। ये शीट इनफाइनाइट एरिया की है और इस शीट पर क्या है कि सपोज प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द शीट, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है एंड द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस शीट इज सिग्मा। कितना होगा? सिग्मा इज इक्वल क्यू अपॉन ए। करना हमको क्या है, ये शीट जिस मीडियम में बेटा रखी जाएगी ये क्या करेगी? अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और जब ये अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो होगा क्या? हम वही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। अब देखिए ये शीट इस टाइप से रखी हुई है, ऐसी फील्ड इधर भी पूछा जा सकता है, पीछे भी पूछा जा सकता है, केवल ये बोला जाएगा कि आर डिस्टेंस। तो सपोज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, एट दिस पॉइंट पी। क्लियर? ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एंड वी नो दिस इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। अगर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, वी कंसीडर another symmetric point P dash on other side of the sheet। हम क्या करते हैं, इसी के सिमेट्रिक एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं P डैश, जो शीट के दूसरी तरफ है। गॉस लॉ हमको अप्लाई करना है। गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमको एक ऐसी सरफेस चाहिए जिस पर P और P डैश दोनों आ जाए, एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गॉस लॉ के थ्रू फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट वी कंसीडर a cylindrical Gaussian surface of cross section area A passing through this sheet and point P and P dash will lie over the plane faces of this cylinder। हम क्या करते हैं, हमने एक प्लेन सिलेंड्रिकल सरफेस मान ली, ये सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया कितना है A, और इस तरीके से माना कि ये सिलेंड्रिकल सरफेस ये सिलेंडर इस शीट के आर पार है। एक तरफ के प्लेन फेस पर P डैश है, दूसरे तरफ के प्लेन फेस पर क्या है, P। क्लियर? अब समझिए, अगर हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होगा क्या? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या फाइंड करना है? फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, पासिंग थ्रू सिलेंडर। कितना फ्लक्स पास होगा? कितना फ्लक्स पास होगा उसका भी फॉर्मूला हमको मालूम है। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ई वेक्टर, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर इनटू डी एस वेक्टर इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब देखिए इस सिलेंडर में भी तीन सरफेस है, तीन फेस है। एक कर्व्ड फेस है सिलेंडर का, कर्व, और दूसरा दो क्या होंगे, दो इसके प्लेन फेस होंगे। एक देखो ये कर्व बन रहा है, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये। इन दोनों के लिए अगर हम सेपरेटली करते हैं तो इसका क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर इनटू डी एस वेक्टर फॉर कर्व प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर फॉर प्लेन। और बेटा देखो प्लेन कितने हैं, दो हैं, प्लेन सरफेसेस दो हैं। तो अगर प्लेन सरफेसेस आपकी दो हैं तो दो प्लेन सरफेस के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हो गया आपका प्लेन सरफेस का, दैट इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। करिए ओपन दोनों को, इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस कॉस, क्लियर, एंगल क्या आएगा अभी हम वहाँ से उठाएंगे, इंटू 2 इंटीग्रेशन, ये किसका था, ये वाला कर्व का था, ये है प्लेन का,
प्लेन सरफेस के लिए भी क्या आएगा, E इंटू डी एस कॉस, कुछ ना कुछ एंगल आएगा, ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब चलिए देखिए करते हैं बात इसकी। मान लीजिए ये हमने एक ले लिया प्लेन सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट, इस एलिमेंट पर अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो इस प्लेन सरफेस पर इसका एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लेन सरफेस का इस एलिमेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा ई वेक्टर, क्लियर। और अगर हम इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो बेटा देखो एरिया वेक्टर भी यही आएगा, ये डी एस वेक्टर, दोनों पैरेलल होगा यानी कि थीटा कितना 0 डिग्री। यही अगर हम इस कर्व्ड सरफेस पर ले लेते तो बेटा कर्व्ड सरफेस के लिए देखो क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में कितना आता है इस कंडीशन में थीटा 90 डिग्री। तो समझ लीजिए प्लेन सरफेस पर ई और डी एस पैरेलल होगा 0 डिग्री, इस पर ई और डी एस परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, तो प्ले कर्व सरफेस पर कितना 90 और इधर 0। बेटा cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये पहला वाला स्टेप पूरा 0 हो जाएगा। पहला वाला स्टेप जैसे ही पूरा 0 हुआ हमारे पास क्या बचा 2, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इसके लिए प्लेन सरफेस के लिए इट इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब जरा देखो, जरा ये देखिए, आपको ये भी मालूम है कि ये जो आपने सिलेंड्रिकल सरफेस ली थी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था a, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की वैल्यू भी a होगी। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा 2e इंटू ए इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 और a को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा e इज इक्वल क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये बनेगा 2a और एप्सिलॉन नॉट पहले से था। q अपॉन a हमको मालूम है कि इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल है, तो q अपॉन a की जगह हम क्या नोट कर सकते हैं, q अपॉन a की जगह हम नोट कर सकते हैं E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज बाय यूजिंग गॉस लॉ, क्लियर। तो बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है दोनों बार, लीनियर चार्ज में भी वही किया था, सरफेस चार्ज में भी वही किया, बस फर्क केवल इतना है कि लीनियर चार्ज में कर्व्ड सरफेस पर फ्लक्स निकलता था, प्लेन का 0 होता था, इसमें प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकल रहा है कर्व्ड का 0, और बट वो डिपेंड करता है एंगल पे। लेकिन यहाँ से एक चीज़ समझने वाली आ गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेन शीट का वो केवल चार्ज की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, कहीं भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। देखो हमने डिस्टेंस r ली जरूर है बट पूरे डेरिवेशन में कहीं भी इसका यूज नहीं हुआ, ना ही इससे रिलेटेड फॉर्मूला आया। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शीट। शीट से कितनी डिस्टेंस है इस बात पर ये डिपेंड करता ही नहीं है, क्लियर, समझ में आ गया। नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो और सॉल्व करेंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट देखिए जेईई मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन है, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude 17.0 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square. What is the outer region? What is the E in the outer region of the first plate? E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझिए, सपोज आपके पास 2 प्लेट हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, पैरेलली रखी हुई है। इस पर क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है। आउटर रीजन की बेटा बात करी जा रही है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लो, इस प्लेट पर अगर पॉइंट पर अगर बात करते हो तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, 2। एक इस प्लेट का होगा तो देखो इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर, तो ये हो गया आपका E1।
ये दूसरी प्लेट है, ये निगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, E2। क्लियर। तो इस कंडीशन में देखो, इस पॉइंट पर अगर आप बात कर रहे हो तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, निगेटिव रखा है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो E1 इधर आएगा, E2 इधर आएगा। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल क्या होगा, E1 माइनस E2। देखो दोनों की चार्ज डेंसिटीज सेम है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, तो चार्ज डेंसिटी सेम होने का मतलब क्या है कि E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए दूसरी वाली प्लेट के लिए भी कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक बात याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स फाइंड करते टाइम चार्ज के साइन यूज नहीं करते, तो यहाँ पर ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। और इक्वल का जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। तो आंसर हमारा रहेगा जीरो। आप इस प्लेट के इधर कर लेते तो भी जीरो आता, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही कंडीशन में बनता, वो होता दोनों प्लेट्स के बीच में, बट वो हमसे पूछा नहीं गया। क्लियर, बड़े आसानी से आप केवल डायरेक्शन, जो चार्ज के साइन है, जैसे हमने वायर वाला किया था सेम वैसे ही है, चार्ज के साइन के बेस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लीजिए, सेम होते तो ऐड हो जाते, अपोजिट डायरेक्शन में आई हैं तो डिफरेंस आ गया, इनका सब्ट्रैक्ट कर लिया, जीरो आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू लार्ज मेटेलिक प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन ऑफ मैग्नीट्यूड 1.770 into 10 to the power minus 11 कूलम पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। देखिए इस केस में बन सकता है, एक प्लेट आपकी ये है, दूसरी प्लेट आपकी मान लीजिए ये है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, बट इसकी क्या है प्लस सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो ये प्लेट 1 मान लीजिए, ये प्लेट 2। प्लेट 1 पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव। प्लेट 2 कैसी है, निगेटिव। तो प्लेट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर आएगा वो कैसा होगा, बाहर की तरफ, और प्लेट 1 का से बाहर का मतलब है कि उल्टा जाएगा, तो E1 तो इधर आ गया। प्लेट 2 कैसी है, निगेटिव है, ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा इसको, दैट मीन्स प्लेट 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ गया, E2। तो अगर हम यहाँ पर बात करें नेट फील्ड की, नेट फील्ड कितना होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ गए, दैट मीन्स E इज इक्वल E1 प्लस E2, दैट मीन्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मन में फिर से वही ख्याल आता है कि प्लस माइनस क्यों नहीं यूज़ किए, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स के टाइम पे हम प्लस माइनस कभी भी यूज़ नहीं करते, याद रखो। चाहो तो इसको लिख लो, पत्थर की लकीर कर लीजिए इसको, ये नहीं बदलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू रखिए। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ रही है, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू ये दी गई है 1.770 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, 10 टू दी पावर प्लस 12 और माइनस 12 ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर प्लस का 12, और 10 टू दी पावर प्लस 12 ऊपर जाएगा, माइनस 11 कम होकर 10 टू दी पावर 1 बचेगा। 10 टू दी पावर 1 इंटू 17.70, ये आप मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा, 1.770 इंटू 10 टू दी पावर 1। 10 टू दी पावर 1 का मतलब है कि हम डायरेक्टली इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 17.70 अपॉन 8.85। 17.70 में 8.85 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 न्यूटन पर कूलम। दिस इज अवर आंसर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज
present between two parallel plates if they have same charge density of opposite nature. Clear? इस कंडीशन में ये आ गया। केवल इस पॉइंट पर आप डायरेक्शन फाइंड कर लीजिए, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेट के लिए वैसे ही सेम रहने हैं, डिस्टेंस से मैटर नहीं करते, डायरेक्शन वाइज दोनों कैसे होगा। अगर मैं आपको यहाँ पॉइंट फाइंड करने को बोलता तो यहाँ जीरो हो जाता, क्योंकि डायरेक्शन कैसी अपोजिट, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था। मैं आपको यहाँ बोलता तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि यहाँ भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू लार्ज प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज सिग्मा एंड -2 सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर आर अरेंज्ड वर्टिकली विद ए सेपरेशन ऑफ d between them. Deduce the expression for the electric field between at points to the left of the first sheet, to the right of the second sheet and between the two sheets. ठीक है, दो शीट, एक ये रही, एक शीट ये रही। ठीक है, तीन रीजन है। चार्ज डेंसिटीज इस पर कितनी दी है, इस पर सिग्मा है, इसकी -2 सिग्मा। ठीक है, ये 1 और ये 2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो, पहला रीजन क्या है, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सीट के लेफ्ट में, ये पहला रीजन है। राइट ऑफ द सेकेंड सीट, ये दूसरा रीजन है, और ये थर्ड। जरा डायरेक्शन देखो तीनों पॉइंट का। यहाँ पर देखो, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आउटवर्ड, ये E1, और नेगेटिव का अपनी तरफ खींचेगा E2। क्लियर? इसमें देखो, पॉजिटिव का बाहर की तरफ E1, नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा E2। इसमें देखो, पॉजिटिव का बाहर की तरफ मतलब इधर, नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा E2। तो तीनों रीजन में देख लीजिए, 1 by 1 अगर हमको करना हो तो तीनों को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एट फर्स्ट रीजन फर्स्ट में देखो, रीजन फर्स्ट में अगर बात करी जा रही है आपसे, तो फर्स्ट रीजन में क्या है, E इज इक्वल, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब क्या है कि डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस किस में से किसका होगा, ज़्यादा वाले में से कम वाले का। डिस्टेंस यहाँ मैटर करती नहीं है, ज़्यादा कौन होगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो चार्ज ज़्यादा होगा E2, तो ये आएगा आपका E2 माइनस E1। वैल्यू प्लेस करेंगे तो E2 की वैल्यू क्या है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। करोगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही आप सेकंड की बात करते हो, बेटा सेकंड रीजन में देखो, सेकंड रीजन में क्या होगा, सेकंड में भी अपोजिट है, ज़्यादा वाले में से कम वाला लेस हो जाएगा। ज़्यादा कौन सा है, E2 ज़्यादा है, E1 उसमें से लेस हो गया, तो ये कितना बचा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेंसिटी के साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन वाइज मतलब है, साइन हम यूज़ नहीं करेंगे। कितना आएगा, ये भी आपका उतना ही आएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो ये कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड रीजन में देखो, थर्ड रीजन में क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अगर हम इसमें बात करें तो एट रीजन थर्ड क्या होगा, E इज इक्वल E1 प्लस E2, सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐड करोगे तो E इज इक्वल 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? आ गया? तो ये थी हमारी चार्ज डेंसिटी।
अलग अलग सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डेंसिटी इन 3 डिफरेंट रीजन्स। क्लियर? बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल हम क्या करते हैं कि जो भी लोकेशन आपको दी जा रही है, हर लोकेशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर कर लीजिए। डायरेक्शन अगर आपको निकालना आ गया तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। क्लियर? आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।